A very good evening to all students of MA Semester 3. जिस तरह का बड़ा वाइड सा टॉपिक है और आपके कोर्स में इवन इट इज़ इन द रीजनल इकोनॉमिक्स ऑल्सो एंड इवन इन डेमोग्राफी. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रीजनल इकोनॉमिक्स में जो माइग्रेशन है उसमें हमें उत्तराखंड को लेकर मतलब उत्तराखंड को लेकर हमें माइग्रेशन की बात करनी है. एंड लेबर इकोनॉमिक्स में तो तय बात है कि लेबर को हमको एम्फसाइज करना है कि क्यों ये माइग्रेशन इस तरह से जो है एक बड़ी भारी समस्या बना हुआ है. और आपका डेमोग्राफी में इंटरनल माइग्रेशन एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन है. तो इंटरनल माइग्रेशन में तो बच्चों ये सब चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने आपको मटेरियल दिया है पढ़ने का, रिटन मैटर दिया है. और इंटरनेशनल में भी मैंने आपको अभी दिया था कुछ दिन पहले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है उसको हिंदी में करने का समय. बट आप चिंता नहीं करिए, आई एम सर्टनली गोइंग टू कवर दैट. एंड अभी नहीं तो एक आध दिन में जब भी मौका मिलता है, क्योंकि आज मैंने माइग्रेशन शुरू किया तो तय बात है कि बहुत जल्दी मैं नहीं ख़त्म कर पाऊंगी. 3 दिन मुझे लगता है लगेंगे. माइग्रेशन पे मैंने कुछ डेटा भी निकाला है विच आई शेयर विद यू. और मैं देख रही थी कि 2016-17 का ये डेटा है. अब मतलब इसमें 20 का भी मैं आपको दूंगी. तो 2017 का डेटा कहता है कि 45.36 करोड़ इंडियंस आर इंटरनल माइग्रेंट्स. मैं भी आपको इसका फोटो खींचकर दे दूंगी सो दैट आप इसको अपने उसमें इंक्लूड कर दें. और माइग्रेंट्स में जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है वो महाराष्ट्र स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट विथ 2.3 मिलियन नेट माइग्रेंट्स, followed by Delhi, that is 1.7 million, and then Gujarat 0.68 million, and then Haryana 0.67 million. तो ये जो है इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं. और इससे हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र जो है सबसे टॉप पर है, स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. और कुछ इस तरह का डेटा क्या मतलब मैंने ही निकाला था ये सोच कर कि हमें ये तो पता हो कि कहाँ सबसे ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम है. तो केरला जो है रैंक फर्स्ट आउट ऑफ 7 स्टेट्स फॉर माइग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसीज ऑन द इंटरस्टेट माइग्रेंट पॉलिसी. दैट इज़ ये 2019 का डेटा है. तो केरला की भाई तारीफ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो माइग्रेशन का लेवल है बच्चों वो बहुत ज़्यादा नहीं है. ये सब भी मैं आपको इस लेक्चर के बाद डाल दूंगी. उत्तराखंड के लिए ये बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट डेटा दे रही हूँ, February 28, 2020. खैर एकदम लेटेस्ट तो नहीं कह सकते बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट ईयर. अब तो खैर 28 फरवरी आने वाला है, बट उस हिसाब से हम इसको फिर भी नया डेटा कहेंगे. February 28, 2020. और उत्तराखंड में बच्चों इस समय 1700 घोस्ट विलेजेस हैं, है ना. घोस्ट विलेजेस को इंग्लिश में ही बोलूँ तो अच्छा लगेगा. घर मैंने इसको भूत गांव कहा तो कुछ असर जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जो मैं हूँ वो आपको माइग्रेशन टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि आई एम टीचिंग, आई मीन सम टीवी शो, सम टीवी हॉरर शो इज गोइंग ऑन, जिसमें बात हो रही है कि उत्तराखंड में 1700 घोस्ट विलेजेस हैं. ये 2018 की रिपोर्ट है जो कि 2020 के डेटा ने बताई है फ्रॉम द स्टेट माइग्रेशन कमीशन. और 1000 विलेजेस ऐसी हैं. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी आई मीन एक जिसको कहना चाहिए बड़ी चिंता की बात है. देर आर अबाउट 1000 villages which villages they are having less than 100 people. Oh my god, 100 people से भी कम जहाँ पर लोग हैं ऐसी विलेजेस हमारे उत्तराखंड में 1000 विलेजेस हैं. People migrated from total of 3900 villages in उत्तराखंड, जो मतलब आप समझिए कि लगभग ये 3900 का मतलब लगभग 4000 विलेजेस है जहाँ से लोगों ने माइग्रेट होकर बाहर चले गए. उत्तराखंड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 19.7% बिटवीन 2001 एंड 2011 सेंसस. ये बात हमारी कब का डेटा है? February 28, 2020. तो कुछ इस तरह की बातें थी जो कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, केरला सबसे कम, उत्तराखंड का भी मैंने आपको बता दिया. तो ये आप लोग जो हैं और या 45.36 करोड़ आर इंटरनल माइग्रेंट्स, ये जो हैं ये करीब आप इसमें से चेक कर लीजिए. शायद 2016 का डेटा है.
तो ये बातें जब हम लोग वो करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, तो वहाँ पर अगर डाल देते हैं, और भी मुझे माइग्रेशन में आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ अभी मत बनाइएगा अपना कंक्लूजन लास्ट का, मैंने आपके लिए बनाया होगा, उसमें जो आप लेटेस्ट कर कर ऐड करेंगे ना, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, डोंट ऐड, मीन टाइम आई टेक मोर स्क्रीनशॉट्स जब भी मुझे फुर्सत मिलती है, क्योंकि बच्चों यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट आंसर आपका जो हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और क्वालिटी तभी अच्छी होगी जब हम उसमें लेटेस्ट डालेंगे। इसी तरह से इंटरनेशनल माइग्रेशन का भी काफ़ी आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल माइग्रेशन में भी कितना, शायद आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, कितना 18 मिलियन इस समय जो हमारे इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट फिगर, मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, और अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर नोट्स नहीं हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन के, तो उसका भी जो डेटा है वो भी बहुत चौंका देने वाला है कि ऐसा नहीं है कि इंटरनल माइग्रेशन ही इस समय हमारे लिए एक समस्या बना हुआ है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, यस, मैं आपको बता देती हूँ, खैर इंटरनेशनल माइग्रेशन तो खैर हम अलग से करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप ये देखिए जरा सी इस डेटा पे ध्यान दीजिए कि 2019 और 2020 में ये कहता है कि कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है उसने ग्लोबल माइग्रेशन को 30% तो डिक्रीज कर दिया है, क्योंकि इतनी खतरनाक जो ये पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला, तो ये एक अच्छी बात है कि 30% माइग्रेशन कम हो गया है, और दिस इज सर्टेनली अ गुड न्यूज़। और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन, आप ये समझिए, ये जो है हमारी, दैट इज पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज, 18 मिलियन, हाँ मैं 17 आपको कर रही थी, यस नाउ आई रिमेंबर, दैट इज 18 मिलियन पीपल हमारी कंट्री के बाहर रह रहे हैं, अदर देन देयर होमलैंड, दैट इज इंडिया। ये जनवरी 2021 का डेटा है, दैट इंडिया हैज लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन, आपकी दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर कंट्री, मतलब हमारे देश से बाहर जो लोग रह रहे हैं वो 18 मिलियन के करीब है। दिस इज बिल्कुल जनवरी 2021 का डेटा है, बट अभी मैं इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आई जस्ट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, सो आई थॉट थोड़ी सी बात हम इसकी कर लेते हैं। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली मीन्स मेजरमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन दोनों प्रकार का हो सकता है, इंटरनल माइग्रेशन also which we have to study, and certainly international migration also, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पलायन हो सकता है, that is movement from one country to another country। now इसके बाद बात आती है कि आपको दोनों को लेकर चलना है, रीजनल को भी लेकर चलना है और लेबर को भी लेकर चलना है, कि आप देखिए लेबर में तो क्यों माइग्रेशन ज़्यादातर होता है, देयर आर मेनी, आई मीन लेबर्स आर लिविंग द प्लेसेस एंड गोइंग टू सम अदर प्लेसेस। अभी कल जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है हमारे उत्तराखंड में, उसमें भी टनल में बहुत सारे लोग, मैं सुन रही थी टीवी में, लखीमपुर खेरी के थे शायद, तो एक तरह से खैर ये लोग तो खैर काम के लिए अपनी जगह से माइग्रेट हुए थे, बट बेसिकली आप बच्चों समझिए कि जब माइग्रेशन होता है तो मेन रीजन इज वर्क। तो बहुत जल्दी से मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टेम्पररी माइग्रेशन, जो कि मैंने हिंदी में तो मेरा पता नहीं रजिस्टर ही गायब हो गया हिंदी का, आज से 2 साल हो गए, और अब क्या कर सकते हैं। एनीवेज माइग्रेशन मैं जो आपसे बोल रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा नोट कर रहे होंगे इसको, खैर मैंने थोड़े से नोट्स तो आपको हिंदी के दिए, आई एम ऑल्सो नॉट रिमेम्बरिंग कौन कौन से दिए, लेकिन टेम्पररी जो है वो अस्थाई है, अस्थाई पलायन है, और जिसमें कि आप देखिए कैनाल्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए हमारी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करती है। परमानेंट माइग्रेशन, दैट इज, आप ये देखिए हमारा जो टिहरी डैम है कितने 20 वर्षों में 25 वर्षों में बना, तो दैट इज द परमानेंट माइग्रेशन। आप काम करने के लिए माइग्रेट हो, बट देन यू सेटल डाउन देयर ओनली। डेली माइग्रेशन, आप ये देखिए वर्कर्स दे रिसाइड एट फार ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द वर्क प्लेस, दैट इज मेट्रो सिटीज में, और वो डेली अपने काम पर आते हैं, डेली काम पर जाते हैं, दैट इज ये जो हमारा प्रतिदिन का जो पलायन है। सीजनल माइग्रेशन, ये जो मौसमी माइग्रेशन है, सीजनल डिमांड होती है, देखिए वर्कर्स की हार्वेस्टिंग के टाइम पर, वीट कटिंग के टाइम पर, थ्रैशिंग के टाइम पर, तो ये भी एक तरह का माइग्रेशन है। मतलब माइग्रेशन अपने आप में आप ये देखिए कितने सारे उसके टाइप्स हैं, कि टेम्पररी भी है, परमानेंट भी है, डेली भी है, सीजनल भी है, और क्या कहते हैं
ये सारे के सारे हमारे प्रकार हो जाते हैं माइग्रेशन के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइग्रेशन की आती है वो दैट इज व्हाट आर द रीजंस फॉर माइग्रेशन। क्यों? एक तो तरीका ये कि हम 10-11 पॉइंट्स मैंने आपको दे रखे हैं लेबर में, वो कर लीजिए, और रीजनल में भी मैंने आपको दिए हैं। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये बुद्धि काम करेगी कि भाई रीजनल में मैंने जब दिए थे दूसरे पर्सपेक्टिव से दिए थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, और यहाँ पर हमने आपको दे रखे हैं 11 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अगर कोई बच्चा समझदार होगा तो वो 11 पॉइंट्स तो लिखेगा ही लिखेगा, और नीचे उसको सम अप कर देगा कि ऊपर व्हाटएवर द पॉइंट्स गिवन अबव can be put in these headings like economic, that is आर्थिक, social, that is हाँ मैंने आपको हिंदी में माइग्रेशन रीजनल का दिया होगा, सोशल दैट इज सामाजिक, नेचुरल दैट इज प्राकृतिक, और पॉलिटिकल दैट इज राजनीतिक। तो ये तो मैं चलो बाद में बात करूंगी, पहले मैं जो लेबर वाले हैं वो जरा सुन के देखिए। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, लेबर वाला और रीजनल वाला में कोई ऐसा फर्क नहीं है। रीजनल वाले में वी हैव टू टॉक, हमारे दिमाग में व्हाट थिंग शुड बी देयर, उत्तराखंड शुड बी देयर। और आप माइग्रेशन लेबर में भी कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन सर्टेनली, यू बिलोंग टू उत्तराखंड, यू कैन गिव द डेटा ऑफ उत्तराखंड, जो मैंने आपको बताया ना कि कितना उत्तराखंड में माइग्रेशन है। और आश्चर्यजनक बात, मुझे भी उत्तराखंड का रहते, उत्तराखंड में कि हम निवासी होकर मुझे भी ये बात नहीं पता थी कि 1000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां 100 से कम पॉपुलेशन रह रही है। आई मीन then only your answer is going to become a good answer, a rich answer. Now बहुत जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ माइग्रेशन के कारण क्या है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, लैंड ओनरशिप को लेकर, भूमि के स्वामित्व को लेकर, ये भी एक कारण है कि आप माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि भाई आई मीन एवरीबडी इज नॉट दैट टाइप कि चलो लड़ाई झगड़े में अपना जीवन बिता दें। आपने गांव में छोड़ा अपनी प्रॉपर्टी को, और आपने सारा मामला किस चीज़ का है, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड ओनरशिप, भूमि को लेकर जो आपका स्वामित्व है, ये भी एक कारण बनता है। देन इजी फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, येस व्हेन यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंटीरियर हिल्स, आप इंटीरियर हिल से अगर शहर की तरफ आना चाह रहे हैं तो आपको कनेक्ट कौन कर रहा है? आपको सड़कें कनेक्ट कर रही हैं। अगर वहाँ सड़कें ही नहीं होंगी, आना जाना बहुत कठिन होगा। आई मीन ट्रैवलिंग फ्रॉम द इंटीरियर टू द डेवलप्ड प्लेस, आई मीन इफ इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू आर नॉट गोइंग टू लीव योर प्लेस। लेकिन जब ईजी फैसिलिटीज़ होंगी, बिल्कुल आपके दरवाजे पर, आपकी सड़क पर बस आ रही होगी, तो ठीक है, फिर माइग्रेट हो जाते हैं। यहाँ तो सुविधाएं हैं नहीं, चलो भाई शहर की ओर भागते हैं। बेटर ट्रीटमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेंटर्स, दिस इज सर्टनली, आई मीन वहाँ पर आप एक कमरे में रह रहे हैं, एक कमरे में 10 लोग घुसकर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वही वाली बात है ना कि गांव की कठिन जिंदगी जो है उससे तो बहुत बेहतर लगती है शहर में। आप बिल्कुल जिसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा रहे, बट देन यू आर सर्टनली फाइंडिंग इट मोर कंफर्टेबल। वहाँ की जो सुविधाएं हैं, इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स हैं, आपको काम भी मिल रहा है, वहीं पर आपने रहने का भी कर लिया है। ठीक है, गाँव की तरह आपका बड़ा मकान और बड़ा वो सब नहीं है, लेकिन यू आर गेटिंग आई मीन द जॉब से जो रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। यू आर फाइंडिंग इट मोर कंफर्टेबल, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन। पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, यस दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस फॉर माइग्रेशन। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आपको मैंने पॉपुलेशन पता नहीं आपको दिए थे नोट्स, लेकिन उसमें कहीं पर मैं ये देख रही थी कि हमारा कैसा देश है जहाँ पर 1 मिनट में 49 या 50 बच्चा पैदा होता है, और न्यू ईयर के दिन रात में हमारे देश में 1 जनवरी 2021 65,000 बेबीज पैदा हुए। आई मीन देश हो तो भाई ऐसा देश हो, इसीलिए तो शायद हम कहते हैं मेरा भारत महान। पॉपुलेशन खैर ऐसा इशू है कि हम इस पर भी कभी बात करेंगे। इट इज़ ऑलवेज एन एसेट ऑल्सो एंड लाइबिलिटी ऑल्सो। जिस देश में पॉपुलेशन कम है, मैं अभी कहीं पढ़ा रही थी कनाडा में द पॉपुलेशन इज ओनली 3.25 करोड़ रुपए, बस रुपए नहीं 3.25 करोड़ है ना, आई मीन 4 करोड़ कह लीजिए चलिए। तो अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा देश है कनाडा, 4 करोड़ वहाँ लोग रहते हैं, हमारे तो दिल्ली में ही 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो फिर वही वाली बात आती है ना कि पॉपुलेशन का बढ़ना भी एक कारण है कि माइग्रेशन जो है तेजी से बढ़ रहा है। फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड कंपटीशन, कॉटेज इंडस्ट्रीज में देखिए जितने भी कुटीर एवं लघु उद्योग हैं, जितने भी आपकी ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, छोटी इंडस्ट्रीज है, उसमें बहुत कंपटीशन है। आई मीन आप उतना कुछ कमा नहीं पाते जितना कि आप मेहनत करते हैं। देन यू आर सर्टनली यू वांट, आई मीन मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आपको जिसे कहना चाहिए प्रलोभन है, व्हाई यू वांट टू लिव, आई मीन व्हेन
you leave your place, certainly one of the reasons is money, और अब अच्छी वेजेस के कारण, अच्छी सुविधाओं के कारण, और कॉटेज इंडस्ट्रीज में आपका जो भविष्य है वो उतना तेज नहीं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सर्वाइवल ऑफ दिस कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्पेशली कौन से सिनेरियो में, व्हेन द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, जब आपका विश्व जो है, आई मीन ग्लोबलाइजेशन के इस युग में, लिबरलाइजेशन के इस युग में, प्राइवेटाइजेशन के इस युग में, कॉटेज इंडस्ट्रीज का सर्वाइव करना, हम ये नहीं कहेंगे, वी विल नॉट से कि कॉटेज इंडस्ट्रीज का सर्वाइव करना बिल्कुल असंभव है, लेकिन ये तो तय बात है कि मुश्किलें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं. इंडेटेडनेस एंड कमर्शियल डील्स. अब आप ये देखिए कि बहुत बड़ी समस्या रूरल इंडेटेडनेस, जैसे ऋणग्रस्तता. ऋणग्रस्तता का मतलब ये हुआ कि आप जो हैं ऋण के जाल में फंसे हैं, डेट ट्रैप जिसको हम कहते हैं, और ऋण को लौटाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है. समझ गए आप? टू रिपे योर डेट्स यू आर अगेन टेकिंग डेट. तो अब आप ये बताइए कि ऐसे हालात में, और आप डेट क्यों लेते हैं? आपकी जो कमर्शियल डील्स हैं किसको लेकर हैं? ज़मीन को लेकर हैं, एनिमल को लेकर हैं, परचेजेस हैं. ये भी एक कारण बन जाता है कि आप अपनी जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक आपका एक मानसिक तनाव है उसको लेकर के, भाई मैंने बहुत सारा पैसा, आई मीन बहुत सारे उत्तराखंड में हम ये किस्से सुनते हैं कि गाँव से गायब हो गए, चले गए, माइग्रेट कर गए. वन ऑफ द रीजंस इज इंडेटेडनेस एंड कमर्शियल क्या डील्स इन्वॉल्विंग लैंड और एनिमल. इनएडिक्वेट वेजेस, आई मीन दिस इज समथिंग वेरी वेरी ट्रू कि हमारी जो मजदूरी दर है वो इतनी कम है, न्यूनतम मजदूरी दर, और जहाँ पर अगर मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो भी किया जा रहा है, मतलब करना चाहिए, लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि वेजेस के मामले में बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए, आई मीन इस तरह से मैनिपुलेशंस हो जाते हैं कि नहीं उनको मिल पाती हैं. और पहली बात तो वेजेस ही ज़्यादा नहीं है, और जितनी सरकार ने एक आपके लिए कहा है कितनी वेजेस देनी, उसको भी आप नहीं देते हैं. आप देखिए फीमेल वर्कर्स जो हैं उनको पूरी वेजेस नहीं मिल पाती हैं. कई बार आपने ऐसे किस्से सुने होंगे कि भाई हाँ माना 400 रुपये देने हैं तो 200 पे ही अंगूठा लगवा लिया. तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीजंस कि आपको जब वेजेस अच्छी नहीं मिलती, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो देन यू थिंक लेट्स माइग्रेट एंड लेट्स गो फॉर बेटर वर्क, और अब हमको बेहतर वहाँ कार्य मिलेगा, बेहतर कार्य मिलेगा, तो शायद जीवन का जो स्वरूप है वो बदलेगा. देन डिक्लाइन इन लैंड होल्डिंग्स भी जहाँ तक मुझे याद है शायद 2 हेक्टेयर से एवरेज लैंड होल्डिंग हमारी 2 हेक्टेयर से भी बहुत कम है. अब तो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स आई डोंट नो, लेकिन जब मुझे जो याद है वो ये याद है कि लैंड होल्डिंग जो है हमारे यहाँ बहुत, जो उसका साइज है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और ऐसे में क्या तो आदमी खेती करेगा, क्या तो कमाएगा, और क्या खाएगा. तो फिर यही बात आती है. एंड आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर जो है इट इज़ अ गैम्बल ऑफ मॉनसून्स. इतना प्रोडक्टिव नहीं है हमारा कृषि कि हमको बांधे रखे, हमको रोक कर रखे, जबकि ये बात गलत है. बट देन एवरीबडी थिंक्स अबाउट द शॉर्ट टर्म गोल्स कि भाई हमारी ज़िंदगी अच्छी बने और बेहतर बने, और इसके कारण भी जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं. फिर बात आती है जॉइंट फैमिली सिस्टम की. जॉइंट फैमिली सिस्टम देखिए, ये संयुक्त परिवार प्रणाली जो है, हम संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत अच्छी व्यवस्था है. आने वाले समय में ये फिर लौटेगी. आई मीन जितनी भी मेट्रो स्टडीज़ में अगर आप कुछ कभी देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, आई मीन टीवी सीरियल्स भी तो एक तरह से वही चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं जो कि सच्चाई में कहीं ना कहीं हो रहा है. तो देन यू आर सीइंग दैट पीपल आर लिविंग वेरी वेरी, आई मीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन. आई मीन 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बाहर चले गए, माता पिता के पास खूब पैसा है, बट they are not leading a happy life. तो अब जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या है, बंधन है, इंटरफेरेंसेस हैं, आपकी बहुत तरह की जैसे दखलंदाजी है, वो आज की जनरेशन पसंद नहीं करती, चाहे वो गांव की हो चाहे वो शहर की हो. और संयुक्त परिवार प्रणाली की जो लाभ हैं, द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, दे आर नॉट रियलाइजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉइंट फैमिली सिस्टम दे आर लीविंग द प्लेसेस कि भाई हम जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार प्रणाली में हम नहीं रहेंगे, हम शादी जिसको
उसको कर कर लाएंगे। मैं एक जगह अखबार में पढ़ रही थी कि आजकल जो लड़कियां हैं वो ये बात बहुत करती हैं कि हमारी शादी ऐसे परिवार में ना हो जहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली है। तो अब आप ये देखिए कि ये सब बातें अखबार में अगर निकल रही तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है ना। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी गर्ल इज सेइंग लाइक दिस, बट दिस इज अ जनरल, आई मीन एक रीडिंग है, जनरल एक कहा जा रहा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है डिक्लाइन पर तो है, और शहरों में तो बिल्कुल ही है। शहरों में कहाँ हमको दिखाई दे, एक्सेप्ट फ्यू बिजनेस क्लास पीपल हु आर हैविंग अ कॉमन बिजनेस, वहां पर ये स्ट्रक्चर है। और वहां पर भी कितने सारी असंतुष्ट डिससेटिस्फैक्शंस हैं, असंतुष्ट हैं। जबकि अगेन आई से अगर मुझसे इंडिविजुअल राय ली जाए कि शायद जॉइंट फैमिली सिस्टम के फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम हैं। लेकिन अगेन हियर वी आर नॉट, हम लोग यहाँ पर वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर सोशोलॉजिकल जो एक तरीका है, ट्रेडिशन है, उसके बारे में बात करने के लिए नहीं है। हम तो ये बात करने के लिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, हाउ इट इज बिकमिंग वन ऑफ द रीजंस फॉर माइग्रेशन। एम्प्लॉयमेंट, आई मीन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इट इज अ वेरी वेरी सॉलिड पॉइंट। रोजगार सृजन जो है तय बात है, बैकवर्ड एरियाज में, पिछड़े क्षेत्रों में, गांव में बहुत कम है। आई मीन पीपल दे वांट टू वर्क बट देन देर आर नो, जो जॉब्स नहीं हैं, और जॉब्स जो हैं वो दे आर नॉट वेरी, आई मीन जो जॉब्स आपको जो मिल रही है बहुत वेल पेड नहीं है आप। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, रोजगार सृजन के लिए, रोजगार अवसर के लिए, नॉट सृजन, रोजगार अवसरों के लिए पीपल आर लिविंग देयर प्लेसेस एंड मूविंग अहेड सो दैट दे गेट गुड जॉब। एंड गुड जॉब मीन्स गुड पर कैपिटा इनकम, गुड पर कैपिटा इनकम means good standard of living, good standard of living means again that is फिर वही वाली बात है, savings है, capital formation, investment, and it goes on and on. Lack of medical facilities is one of the main reasons. अब आप ये देखिए कि क्यों लोग जो mortality rate है, मृत्यु दर है, वो गांव में ज़्यादा है, because medical facilities नहीं है। हाँ ये बात है कि जो उत्तर का जो गांव है, पौड़ी है, वहाँ से ज़्यादा कोटद्वार में होंगी, कोटद्वार से ज़्यादा देहरादून में होंगी, देहरादून से ज़्यादा दिल्ली में होंगी, दिल्ली से ज़्यादा और बेहतर होंगी। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी भी, क्योंकि देखिए हर आदमी जो खाता है, कमाता है, मेहनत करता है, अपने जीवन को सिक्योर रखना चाहता है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ नो डाउट आपके शहरों में, अर्बन एरियाज़ में बहुत बेहतर हैं इफ़ यू कंपेयर इट विद द बैकवर्ड एरियाज़। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें शायद मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप ऐड कर दीजिएगा, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ ऑल्सो। देखिए हर आदमी, हर बच्चा, हर जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ना चाहता है। जो गांव में है वो शहर में आना चाहता है, जो शहर में है वो और बेटर स्टेट में जाना चाहता है, हमारे बच्चे दिल्ली पढ़ना चाहते हैं। आई मीन थिंग्स आर चेंजिंग ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन ये एक मापदंड तो है ही कि भाई बेटर। और जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो सोचते हैं कि भाई चलो हम विदेश चले जाएं, फिर वो इंटरनल माइग्रेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन में बदल जाता है। व्हेन आई एम गोइंग टू टेक इंटरनेशनल माइग्रेशन, आप देखिएगा कि वहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, दैट चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज ऑल्सो। तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा आपका सोशल फैक्टर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 11 पॉइंट्स दिए हैं और थोड़ा सा मैंने जो रीजनल में दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे, अगर हिंदी वाले बच्चे भी सुन रहे होंगे और ये लेबर वाले पॉइंट्स अगर उनके पास नहीं है तो आप जरा सी ऑडियो लेक्चर रोक कर, मुझे एग्जैक्टली बहुत याद नहीं आ रहा है कि मैंने हिंदी में पॉइंट्स का मतलब तो बोला है, लेकिन हेडिंग बोली है कि नहीं बोली है, बट जहाँ तक मुझे लगता है आप इतना सुनने के बाद चाहें तो उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो आप उसके बाद एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि from the above given points we can sum up the reasons for migration, like economic factors, social factors, natural factors, political factors। economic factors में क्या आ जाएगा? मोटे तौर पे employment opportunities आ जाएंगी, है ना। अच्छा, आपका पर कैपिटा इनकम, शहरों में काम करेंगे, नौकरियां लगेंगी आपकी ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, अच्छी रोड, अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा संचार, अच्छी सड़कें, अच्छा इरिगेशन, सिंचाई, पावर, शक्ति, बैंकिंग, हर चीज आपकी यहाँ बेहतर है। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द माइग्रेशन ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज टू द डेवलप्ड एरियाज। तो
आप ये देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट सर्टनली एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स एंड डिस्करेजेस। अच्छा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए आपको गांव में भी मिलेगा तो कोई क्यों आना चाहेगा, वो तो बाइंडिंग फोर्स हो जाएगा, वो तो डिस्करेज करेगा माइग्रेशन को। लेकिन वही वाली बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए तो पीपल दे आर लिविंग देयर प्लेसेस एंड कमिंग एंड सर्च ऑफ गुड जॉब्स, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, दे आर सर्टनली लिविंग देयर आई मीन रूट्स। सोशल फैक्टर्स, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, वो हमने पहले जिक्र कर ही लिया है। गुड कॉलेजेस, स्कूल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, लैक ऑफ मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, गुड हॉस्पिटल्स, ये भी सब मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, पर यहाँ पर हम सोशल फैक्टर्स की हेडिंग में उसको ला सकते हैं। कंफर्टेबल लाइफस्टाइल्स जो हैं, बेटर हाउसिंग, बेटर कम्युनिटी आपकी लिविंग, ये सब चीज़ें जो हैं सोशल फैक्टर्स में आती हैं। और इसमें लाइफस्टाइल तो भाई देखिए आप क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल जो है सिटीज़ में, अब वही वाली बात है ना, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट जो सिटीज़ की लाइफ को इस तरह पसंद करता है वही तो छोड़ कर आ रहा है अपनी जगह। नेचुरल फैक्टर्स में तो आपने देख ही लिया है कि जो रफ एंड टफ लाइफ है हिली एरियाज की, दैट आल्सो इंक्रीजेस माइग्रेशन, वेयर एज कंपेयर टू द हिल्स, टाउन्स एंड सिटीज आर वेल इक्विप्ड विद फैसिलिटीज। यहाँ पर आपकी फैसिलिटीज बहुत बेहतर है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ड्राइंग आउट ऑफ वाटर सोर्सेज भी बहुत बड़ा कारण है। टफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, आप देखिए नेचुरल फैक्टर्स में आ जाएगा। आप ये देखिए कि जितनी भी ये कभी कभी क्या होता है, इसलिए भी आप इधर से इधर डिस्प्लेस कर दी जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लार्ज डैम्स बन रहे हैं, एसेट्रा एसेट्रा। टफ क्लाइमेटिक कंडीशंस अपर हिल्स में जो हैं, one of the reasons for migration, natural disasters, natural calamities, जितनी भी प्राकृतिक विपदाएं हैं। अब आप देखिए केदारनाथ ट्रेजेडी के बाद बहुत समय लगा वहाँ पर दोबारे से विकास होने में, दोबारे से सब कुछ सेटअप होने में। तो हमने देखा कि हमारे नेचुरल फैक्टर्स भी हो गए, हमारे सोशल फैक्टर्स भी हो गए, और जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स में तो हम ये बात कर सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता है, तो तय बात है कि डेवलपमेंट नहीं होगा। बार बार सरकारें बदलेंगी, अस्थिर मामला रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जितने भी ये सब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आई थिंक सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पॉलिटिकल फैक्टर्स में। राजनीतिक स्थिरता जो है, अस्थिरता, राजनीतिक स्थिरता, आई मीन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ की जनसंख्या को हम बांधे रखें। अगर वहाँ देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, राजनीतिक अस्थिरता रहेगी, तो विकास नहीं होगा ना, डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर माइग्रेशन होगा। आई मीन तो क्लियर कट, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, माइग्रेशन मैंने आज आपको क्या बताया, माइग्रेशन का मतलब बताया, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन बताया। ये सब चीज़ें अगर इंट्रोडक्शन में आपके आ सकती हैं टू मेक अ बेटर आंसर। फिर रीजंस फॉर माइग्रेशन मैंने 11 रीजंस बताए, और उसके बाद फिर आप क्या कर देंगे, आप ध्यान से सुन रहे होंगे आई एम श्योर। फिर आप क्या कर देंगे, फ्रॉम दी अबव गिवन पॉइंट्स वी कैन सम अप, और उसको सम अप कर आप कह देंगे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, प्राकृतिक कारण, एंड देन योर आंसर बिकम्स गुड। और फिर आप अगर थोड़ा सा भी अच्छे बच्चे होंगे, खैर अच्छे बच्चे थोड़े से नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, तो फिर जो मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई हैं, आज जो शेयर करी हैं, जो डेटा शेयर करा है, उसको कहीं ना कहीं लास्ट में आप फिट कर सकते हैं। आई होप आज के लिए इतना ही करते हैं। माइग्रेशन अभी मुझे लगता है थोड़ा लंबा चलेगा। एनीवेज, धैर्य आपको रखना है, पढ़ाना मुझे है, दोनों चीज़ें साथ रहेंगी तो हम सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस।